Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. This is me, Mohammad Iqra, your tutor for CSIP 3.1. Last time हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को. Today we will discuss qualitative destructive testing. So our first test is macro-micro examination. So macro examination purpose is to examine the weld cross section to give assurance that weld has been made in accordance with the WPS and weld is free from defects. मैक्रो एग्जामिनेशन के लिए आप फुल स्लाइस थिकनेस पेस्ट लेंगे, typically 10 mm thick. Width of slice sufficient to show all weld, heat affected zone and some unaffected base material. यानी कि दोनों साइड्स पे आपका हीट अफेक्टेड जोन, बेस मेटल और सेंटर में आपका वेल्ड मेटल, इस तरह से आपने इसका स्लाइस कट करना होता है. One face ground or progressively fine finish using grit paper, 120 to 400 micron grit paper. इसे आप उसकी ग्राइंडिंग करेंगे to finish the size, right? Prepared face heavily etched to show all weld runs and all heat affected zone. फिर एसिड एचिंग की जाती है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन से, इसकी एचिंग की जाती है. एचिंग मीन्स पॉलिशिंग, राइट? सो प्रिपेयर्ड फेस को उसके बाद आपने एग्जामिन करना है एट अप टू 10 times एंड यूजुअली फोटोग्राफ फॉर रिकॉर्ड्स, और इसकी फोटोज ले ली जाती हैं. प्रिपेयर्ड फेस में आल्सो बी यूज फॉर हार्डनेस सर्वे. तो मोस्टली जब भी आप मैक्रो एग्जामिनेशन कर लेते हो उसी सैंपल का हार्डनेस टेस्ट भी कर लिया जाता है, राइट? बिकॉज मैक्रो और हार्डनेस के लिए हमने लोकेशन देखी थी, सेम लोकेशन. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये मैक्रो नहीं माइक्रो होना चाहिए यहाँ पे. सो माइक्रो टेस्ट जो है, इसका पर्पस क्या होता है? टू एग्जामिन द माइक्रो स्ट्रक्चर. हमें चेक करना होता है माइक्रो स्ट्रक्चर को, अंदर उसकी फेस चेंज देखी जाती है, ग्रेन्स में क्या चेंजिंग आ रही है, एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ क्रैक, प्रेसिपिटेशन किस तरह की हो रही है अंदर, ये सारी चीजें देखने के लिए माइक्रो टेस्टिंग. बट हियर आई हैव अ क्वेश्चन. क्या वेल्डिंग इंस्पेक्टर का माइक्रो टेस्टिंग से कोई वास्ता है? क्या वेल्डिंग इंस्पेक्टर माइक्रो टेस्टिंग को चेक करता है? हम्म. नहीं, साजिद, आप क्या कह रहे हैं? मैंने बोला नहीं सर। राइट. इंस्पेक्टर का काम है मैक्रो इंस्पेक्शन करना. ओके, वो मैक्रो टेस्ट देखेगा, मैक्रो टेस्ट उसके काम का है, माइक्रो टेस्ट उसके काम का नहीं है. माइक्रो टेस्ट किसके काम का होगा? वेल्डिंग इंजीनियर, राइट? इस टेस्ट को रिव्यू करने वाला कौन होगा? वेल्डिंग इंजीनियर. इसका स्पेसिमेन स्मॉल पीस इज कट फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 20 by 20 mm. Piece is mounted on plastic mold and surface of interest prepared by progressive grinding. 600 to 800 माइक्रोन वाला ग्रिड पेपर यूज करते हुए आपने इसको प्लास्टिक मोल्ड में रख के अच्छे से ऊपर से इसकी पहले करनी है रगड़ाई. ओके, और उसके बाद आप इसकी सरफेस को पॉलिश करेंगे बाय डायमंड इम्प्रेग्नेटेड क्लॉथ टू अ मिरर फिनिश, के ये बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लग जाए. रगड़दार कपड़ा नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर रगड़दार कपड़ा होगा तो वो उसको रफ करेगा ऊपर से. तो एचिंग करके इसको हम स्मूथ करते हैं ऊपर से, बिल्कुल मिरर फिनिश देते हैं. एंड देन प्रिपेयर्ड फेस में बी एग्जामिन्ड इन एज पॉलिश्ड कंडीशन. इसी कंडीशन में
उसको एग्जामिन किया जाता है, देन लाइटली इच्ड एंड प्रिपेयर फेस will be examined under microscope at 100 to 1000 times. Clear? Yes. Objective क्या है मैक्रो माइक्रो का? These are used to give a visual evaluation of a cross section of a welded joint. Full thickness specimen पे carry out होता है. Width of specimen should include heat affected zone, weld and parent metal. They may be cut from a stop start area on a welder approval test. ये क्वेश्चन कर सकता है यहाँ से कि वेल्डर क्वालिफिकेशन में मैक्रो माइक्रो टेस्ट की जगह क्या है, राइट? सो रिमेम्बर. अच्छा, कैरिड आउट ऑन फुल थिकनेस स्पेसिमेन, कैरिड आउट ऑन, फुल थिकनेस। यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या फुल थिकनेस पे करवाएंगे या हाफ थिकनेस पे करवाएंगे, कितने थिकनेस पे टेस्ट हो गई. ओके. स्टॉप स्टार्ट अफाक आपका क्वेश्चन था, वाई फ्रॉम अ स्टॉप स्टार्ट पोजीशन, बिकॉज स्टॉप स्टार्ट जब होता है तो वहां पे हार्ड स्पॉट बनते हैं. ओके. तो इसीलिए वहां पे ज्यादा हार्डनेस होगी, दैट्स वाई उस जगह पे डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके. सर ये क्या बताया था आपने उसका वेल्डर अप्रूवर के लिए, इसका माइक्रो का, ये समझ में नहीं आई बात। ये लिखा हुआ है साजिद, टेस्ट दे पीस में जो आप तो। निकालते हैं ना जी जी। वेल्डर अप्रूवल के लिए, स्टॉप स्टार्ट पोजीशन से ये सैंपल कट किया जाता है. ठीक। सो विल रिवील वेल्ड साउंडनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्लूजन्स, क्या क्या चीजें आई हैं अंदर, नंबर ऑफ पासेस कितने थे, मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड, फ्यूजन जोन एंड हीट अफेक्टेड जोन, लोकेशन एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड भी मिल जाएगी आपको, फिलेट वेल्ड की लेग और थ्रॉट की डायमेंशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी यहाँ से. दिस इज अ कंपैरिजन टेबल. ये अगेन वही है, मैक्रो में हैवी इचिंग, माइक्रो में लाइट इचिंग. वॉश एंड ड्राई करके इसको अप टू 10 टाइम्स तक करेंगे और इसको 100 to 1000 टाइम्स तक. सो दिस इज द डिफरेंस कि लाइक आप अगर ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये मैक्रो की है, अगर वहीं पे किसी एक पॉइंट पे आप 100 to 1000 टाइम्स तक जूम कर देते हो तो फिर आप चले जाते हो ग्रेन स्ट्रक्चर में, तो ये वो शो कर रहा है. माइक्रो में आपको ग्रेन स्ट्रक्चर, प्रेसिपिटेशन, ये चीज़ें शो होंगी, जबकि मैक्रो में आपको एग्जैक्ट कितनी डायमेंशन है या वेल्ड रन्स कितने हैं उनके बारे में इंडिकेशन मिल जाती है, अंदर डिफेक्ट क्या आ रहे हैं, इंक्लूजन्स क्या आ रही हैं उनके बारे में इंडिकेशन मिल जाती है. So for detecting weld defects, we have macro. For measuring grain size, we have micro. Detecting brittle structures, precipitates, right? इसके टेस्ट रिपोर्ट पे मटेरियल टाइप, पिचिंग सोल्यूशन कौन सा था, मैग्निफिकेशन कितनी रखी, ग्रेन साइज क्या आया, लोकेशन ऑफ एग्जामिन्ड एरिया, किस जगह से किया, देन वेल्ड इम्परफेक्शंस मैक्रो में आएंगी, फेज, कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रेसिपिटेट्स, ये सारी चेंजिंग कहाँ पे नजर आएंगी आपको, माइक्रो में. Then we have bend testing. So bend testing to determine soundness of the weld zone, और वेल्ड जोन की डक्टिलिटी को चेक करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, बेंड टेस्टिंग. वेंट टेस्ट। ओके. सो नॉर्मली 12 mm की थिकनेस तक फेस बेंड और रूट बेंड टेस्ट यूज होता है, और अबव दैट साइड बेंड टेस्ट यूज होता है. तो इसमें एक चीज आपके जहन में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि जिस साइड का टेस्ट होगा वो साइड टेंशन में, अदर साइड जो है वो कंप्रेशन में जाएगी.
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये फॉर्मर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आके फोर्स अप्लाई करेगा। ऊपर वाली साइड पे फेस है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, जिसके ऊपर आपका मेंबर पड़ा हुआ है। जब इंडेंटर आके इसके ऊपर फोर्स पिंच करेगा तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। फेस साइड है, फेस जा रही है कंप्रेशन में, और रूट साइड पे टेंशन आ रही है। राइट। सो ये कौन सा टेस्ट हुआ? रूट बेंड। जो टेंशन होगी उसका टेस्ट हो रहा है। मैंने बोला जिस साइड का टेस्ट होगा वो साइड टेंशन में, अदर साइड कंप्रेशन में। अगर रूट बेंड है तो रूट टेंशन में होगी, फेस कंप्रेशन में होगा। अगर फेस बेंड टेस्ट है तो फेस टेंशन में, रूट कंप्रेशन में। और साइड के लिए क्या होता है, एक साइड टेंशन में चली जाएगी, एक साइड कंप्रेशन में आ जाएगी। ओके। सो आफ्टर टेस्टिंग इज कंप्लीट, we will see some defect indication. Generally, this specimen would be unacceptable. Why? Acceptance for minor ruptures on tension surface depend on code requirement. अब ये तो सारा हो चुका है क्रैक, ये देख रहे हैं ना। जबकि ये इस पे बिल्कुल माइनर से क्रैक आ रहे हैं किसी किसी जगह पे। तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो इसको अलाउ करता है या नहीं करता है। राइट। डायरेक्शन ऑफ बेंड इज रूट, फेस एंड साइड बेंड। एंगल ऑफ बेंड 90, 120 एंड 180। अब मुझे ये बताएं कि क्या 90, 120 और 180 को क्वालिफाई करेगा? 90, नहीं सर, नहीं करेगा 120 और वन। 180 को क्वालिफाई कर सकता है? नहीं, उसकी बेंडिंग ही 90 वन पे हुई है, तो 180, 120 को कैसे करेगा? जी, राइट। 180 वाला सबको कर लो। और 120, नहीं करेगा। 120 90 को तो क्वालिफाई करेगा, बट कर, 180 को नहीं करेगा। बट 180 जो है ये सभी को नहीं करेगा। क्वालिफाई करेगा। जो आप फॉर्मर यूज करते हो उसका डायमीटर कितना होता है? 4 टाइम थिकनेस तो ऑफ योर मेंबर। 4 टाइम थिकनेस ऑफ योर मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेंबर की थिकनेस है 8 मिलीमीटर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 32 मिलीमीटर। 32। तो यानी उस 8 मिलीमीटर के मेंबर को बेंड करने के लिए जो आप फॉर्मर लगाओगे उसका डाया कितना होगा? 40, यानी 32 मिलीमीटर। ओके। अच्छा, अगर मैं इस डाया को हाफ कर दूं, 2D कर दूं, 16 हो गया। टेस्ट की स्वेरिटी पे क्या इफेक्ट होगा? स्वेरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जी, क्रीज होगी शायद। डिक्रीज होगी। डायमीटर अगर कम करते हैं सर। जी इमरान, मैं कह रहा हूँ अगर 40 से 2T पे ले जाते हैं जी। तो टेस्टिंग की स्वेरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर इंक्रीज होगी क्योंकि सीवियरिटी का सर कह रहे हैं ना, कम मटेरियल ले रहे हैं, उस पे ज्यादा हम लोड मतलब लगा रहे हैं, उस पे कि टेस्ट बढ़ कर रहे हैं, जाएगा ना सर, तो उसकी बढ़ सीवियरिटी जाएगी। बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सीवियरिटी। अच्छा, स्वेरिटी बढ़ेगी क्यों? क्या रीजन है? सर क्योंकि वो डाया जो हम बहुत कम कर रहे हैं, मतलब अगर वो उस बेंड टेस्ट को पास करता है तो उसका मतलब है कि उसका अगर उससे डबल डाया लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली उस पे उसकी बच्चे, रिक्वायरमेंट के ये ऊपर। फॉर्मर की बात कर रहा हूँ, मटेरियल का डाया नहीं है, आप फॉर्मर का मेटेरियल की डाया। बात कर रहे हैं। जो बेंड कर रहे हैं ना उसको, जो इंडेंटर है, जो आउटर मेंबर उस पे फोर्स लगा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर
हमने बोला कि 8 मिलीमीटर के मेंबर को बेंड करवाने के लिए जो फॉर्मर लगा रहा हूँ वो कितने मिलीमीटर का है, उसका डाया यस कितना सर। आ रहा है, 32। अगर मैं उस 32 वाले को 16 पे ले जाता हूँ तो अब क्या इफेक्ट होगा? आपने बोला कि स्फेरिटी इंक्रीज करेगी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि स्फेरिटी इंक्रीज क्यों करेगी? सर क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। टेंशन बढ़ जाएगी? टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हो? अ, सर एरिया ऑफ कांटेक्ट पहले ज्यादा था ना, 40 था, अब कम है। सर जो एरिया आएगा अंडर जो मतलब उस स्पेसिमेन के जो मतलब फार्मर के अंडर जो बड़ी जिस पे हम सिंपल लोड सी अप्लाई चीज कर है। रहे हैं, टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एरिया भी तो कम आएगा ना। तो सर लोड उतना ही लग रहा है, लेकिन एरिया नीचे जो जिसके ऊपर नहीं मतलब नहीं लो लग रहा है, नहीं, तो वो ज्यादा लग इमरान, रहा है। लिसन। जी जी। जी आप कह रहे जी। हो कि एरिया एरिया कम हो रहा है, लोड उतना ही। अगर एरिया कम हो गया तो लोड उतना कैसे लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर एरिया कम कर डायरेक्ट दिया तो फिर ऑब्वियसली लोड आपको फोर्स ज्यादा ज्यादा अप्लाई लगेगी। करना पड़ेगा ना। 2T को 4T जितना काम करने के लिए जी जी। ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना। हाँ जी बिल्कुल। आप कह रहे हो कि सेम फोर्स अप्लाई होगी, तो सेम फोर्स तो नहीं अप्लाई होगी। अगर सेम फोर्स अप्लाई करोगे ना तो क्या होगा रिजल्ट? वो बेंड ही नहीं होगा प्रॉपर। आप बेंड नहीं हाँ जी। करवा सकते उसको। ठीक है। ऑब्वियसली 2 टाइम्स जो डायामीटर का फॉर्मर है उसको 4 टाइम डायामीटर फॉर्मर के जितना फोर्स अप्लाई करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, राइट? ठीक है सर, समझ आ गई सही। यानी अगर डाया हम फार्मर का कम कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली उससे ठीक है। डबल हो जाएगी ना, जी फोर्स सर ठीक। डबल अप्लाई करना पड़ेगी फिर। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जरा मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अगर मैं गलत हूँ तो तब भी बताइएगा। A 40 bend is more severe than a 2T bend. T bend बॉल्स। फॉल्स कौन कह रहा है? उसामा। ये किसने बोला फॉल्स? सर, मैंने सर, हम्म। मैंने बोला मैंने। उसामा कैसे फॉल्स है? सर क्योंकि टूटी ज्यादा सीवियर है ना, उसमें फोर्स राइट, बहुत a 2T bend ज्यादा is लगा रहे more हो। severe than 4T bend. Okay. Okay, then appearance of joint after bending, type of location of any flaws, अगर कोई चीजें होंगी तो वो नजर आ जाएंगी आपको। The next is fillet weld fracture test. फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्ट में ये आपका फिलेट वेल्ड है, और अंदर ये जो आपको कुछ शाइनी सी थोड़ी सी लोकेशन नजर आ रही है, एक्चुअल में ये कुछ इस तरह की नॉच बनती है। ये जगह देखते हैं, नॉच अंदर कट लगाया जाता है ऑन पर्पस, 2 मिलीमीटर की नॉच बनाते हैं। नॉच बनाने के बाद फिलेट को ऊपर से इधर से हैमर स्ट्राइक देते हैं। हैमर स्ट्राइक जब देंगे तो फिलेट इस तरह टूटेगा। तो ये कंप्रेशन है या टेंशन है? टेंशन है, टेंशन है। जी साजिद, अगर मैं इसको इस साइड से हिट करवाता हूँ, फिलेट वेल्ड मेरा इस साइड पे है, यहाँ से फोर्स कंप्रेशन है। लगेगी, कंप्रेशन तो कंप्रेशन ये सर। कंप्रेशन में टूटेगा। ठीक है। अगर मैं इसको फिलेट वाली साइड से हिट लगाऊंगा तब ये टेंशन में जाएगा। ओके, अभी ये कंप्रेशन में जाएगा। तो फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्ट में फिलेट हमेशा कंप्रेशन में टूटता है। ओके, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या पूरा मेंबर सेपरेट हो जाएगा, या फिर जिस जगह पे आपने नॉच लगाई है वो उस जगह से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा।
ओके। अब अगर तो इस तरह से टूटता है, इस तरह से ब्रेक करता है, दैट मीन्स लैक ऑफ फ्यूजन। देयर वॉज नो फ्यूजन एट ऑल, उधर फ्यूजन थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो मेंबर ही उखड़ गया, अलहदा हो गया। अगर यहाँ से टूटता है जहाँ पे आपने नॉच लगाई थी, तो फिर फ्यूजन अच्छी है। फिर नीचे रूट में अगर कोई लैक ऑफ रूट फ्यूजन या लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन जैसे कोई डिफेक्ट है, या कहीं पे कोई सॉलिड इंक्लूजन हैं जैसे स्लैग इंक्लूजन, कोई स्लैग की इंट्रैपमेंट है अंदर, या पोरोसिटी की इंट्रैपमेंट है अंदर, तो वो आपको शो हो सकती है, राइट। सो रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, थिकनेस ऑफ पेरेंट मटेरियल मेंशन होगी, थ्रॉट थिकनेस, लेग लेंथ, लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर, appearance of joint after fracture, depth of penetration in case of fillet, defect present on fracture surfaces, जहां से वो फ्रैक्चर हुआ है वहां पे अगर कोई डिफेक्ट और मौजूद है तो वो उसकी इंडिकेशन आपको मिल जाएगी। देन आते हैं निक ब्रेक टेस्टिंग की तरफ। निक ब्रेक टेस्टिंग का फुल नेम लिख लें। इसका फुल नेम है निक ब्रेक बट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्टिंग। ओके। फिलेट बट फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर के बारे में तो आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दी हुई है ना उसने हेडिंग में, लेकिन निक ब्रेक के लिए नहीं बताया। निक ब्रेक किसके लिए यूज होता है? बट वेल्ड को But फ्रैक्चर well. करने के लिए। क्लियर? इसमें भी अगेन 2 से 3 मिलीमीटर की नॉच लगाते हैं, फेस साइड पे भी, रूट साइड पे भी। और बाज जगह पे रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि सिर्फ फेस और रूट काफी नहीं, आप साइड्स को भी कवर करें, यानी साइड्स पे भी नॉट्स लगाएं। नॉट्स लगाने के बाद, ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेल रीइंफोर्समेंट में और मे नॉट बी रिमूव्ड। रिमूव कर भी सकते हैं या नहीं भी करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है बोला? जो एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट है, फेस साइड से हो या रूट साइड से हो, उसको रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ऑल द वे भी आप लाइक ऑल अराउंड भी इसको नॉच लगा सकते हो। नॉच लगाने के बाद इसको हैमर स्ट्राइक दे दें या बेंडिंग करवा लें, तो जब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने पे आपको लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन या फ्यूजन, और अगर कोई इंक्लूजन हुई फ्रैक्चर लाइन पे तो उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन दे देगा। ओके। रिपोर्टिंग रिजल्ट, thickness of parent metal again, width of specimen, location of fracture, appearance of joint after fracture, depth of penetration। अब इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगी? हाफ में भी हो सकता है, फुल में भी हो सकता है। डिफेक्ट्स प्रेजेंट ऑन फ्रैक्चर सर्फेसिस। तो क्वांटिटेटिव जिनके अंदर आपको कुछ यूनिट्स मिलते हैं और वैल्यूज मिलती हैं, जबकि क्वालिटेटिव जिनके अंदर कोई यूनिट मौजूद नहीं होता। देन वी हैव हाइड्रो टेस्टिंग। सो वेसल्स की हाइड्रो टेस्टिंग के लिए टेस्ट शुड बी डन आफ्टर एनी स्ट्रेस रिलीव। अगर हम स्ट्रेस रिलीविंग करवाए बगैर हाइड्रो टेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा? सर हमें यही तो पता, हाइड्रो टेस्ट होता क्या है। नो आइडिया। साजिद? सर ये
टैंक को, जब टैंक बनते हैं ये वेसल की होती है, उसमें पानी डाल के प्रेशर जो देते हैं, प्रेशर वाटर हम यूज करते हैं उसको ओके, उसकी। हाइड्रोटेस्ट। लेकिन मेरा भी ये क्वेश्चन है कि अगर हम उसकी PWHT नहीं करवाते, लाइक वेसल की जी जी। करवाने लगे हैं, PWHT करवाए बगैर मैं उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करवा देता हूँ, तो क्या होगा? जी। सर फिर बाद में देखिए उसके स्ट्रेसेस रिलीव नहीं असर पड़ होंगे। जाएगी, नहीं हो क्रैक कर जाएगी वो। रीजन रहा है। रीजन होती है हाइड्रो टेस्टिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रो टेस्टिंग हम प्रेशराइज्ड वाटर से जितने भी क्लोज कंपोनेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं कि उनमें कहीं पे वेल्डिंग करने के बाद लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आती, या आया जो हमारा डिज़ाइन प्रेशर है उससे ऊपर कहीं ओवरफ्लो अगर होता है तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम्स तो नहीं आती। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हाइड्रो टेस्टिंग करवाई जाती है। इसमें मीडियम जो है टेस्टिंग के लिए वो वाटर होता है। ओके, और वाटर का टेम्परेचर प्रेफरेबली कितना होता है? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, अब किसी किस्म की भी हाइड्रो टेस्टिंग आप करवाते हो, सबसे पहले आपने अपने कंपोनेंट को स्ट्रेस रिलीविंग देनी है। PWHT करवाएंगे आप पहले उसकी, उसके बाद आप उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करवाओगे। रीजन क्या है? अगर आपने PWHT नहीं करवाई, पीक रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी अंदर मौजूद हैं। जब हाइड्रो टेस्टिंग करवाओगे हुप स्ट्रेसेस भी आएंगी अंदर, वो स्ट्रेसेस एक्सीड करके मटेरियल क्रैक करवा देंगे। ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेस। रिलीविंग करवाते हैं। सो कंपोनेंट दैट विल नॉट स्टैंड, जितने भी फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं या लूज पाइप्स होते हैं ना, उनको रिमूव करवा दिया जाता है ये टेस्टिंग करने से पहले, क्योंकि वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, जब प्रेशर आएगा ना तो सेपरेट हो जाएंगे। बटन। ओके, सो एम्बिएंट टेम्परेचर मस्ट बी अबव 0 डिग्री। वाई अबव 0 डिग्री? सॉरी, जीरो पे, बिकॉज हमारा मीडियम क्या है? वाटर है ना, तो वाटर का एक तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री, जी। और दूसरा ये है कि इतने कम टेम्परेचर पे हार्ड स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं, फेज चेंज आना शुरू हो जाएगी, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगी। ओके, ब्लैंक ऑफ ऑल ओपनिंग विद सॉलिड फ्लैंजेस लगाने के बाद करेक्ट नट बोल्ट लगाने, जी क्लैंप्स नहीं। दो प्रेशर गेजेस इंस्टॉल होंगे ऑन द टैपिंग पॉइंट्स। सेफ्टी पर्पज के लिए आप सबसे पहले सारी की सारी एयर ब्लीड आउट करवाओगे। पंपिंग शुड बी डन स्लोली, नो डायनामिक प्रेशर, वरना स्ट्रेसेस आएंगे। टेस्टिंग प्रेशर ये नॉर्मली सेक्शन 8 में आप चेक कर सकते हैं, ये कितना लिया जाता है? 1.5 ऑफ द डिजाइन प्रेशर, यानी 150% ऑफ द डिजाइन प्रेशर। और इसका मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना है? 30 मिनट के लिए आप इसको कैरी आउट करवाओगे, लेकिन ये लाजिम नहीं है। क्लाइंट ने अगर रिक्वायर कर लिया ना 2 घंटे करवाना है 2 घंटे करवाओगे, 4 घंटे करवाना है 4 घंटे करवाओगे, पूरा दिन करवाना है पूरा दिन करवाओगे। ओके, सो ये मिनिमम टाइम है इसका, बट मैक्सिमम विल बी ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके, चेक किस चीज को देखना होता है? हमने चेक करना होता है लीकेज नहीं होनी चाहिए, कंडेंसेशन ना हो, वॉश द गेजेस फॉर प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि जहां पे लीकेज आएगी उधर क्या होगा? जो प्रेशर गेजेस आपने इंस्टॉल की हुई हैं वहीं से प्रेशर ड्रॉप करना शुरू कर देगा, तो आप नीडल से चेक कर सकते हो। उसके बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट कर लो तो जो फ्लैंजेस होती हैं उनके फेस को चेक किया जाता है कि वो प्रेशर जब आके बार बार वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके फेसेस जो हैं वो डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहे, मुड़ना तो नहीं शुरू हो गए। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब इसको हम एम्प्टी करते हैं, एम्प्टी करने के लिए कौन से वॉल्व पहले ओपन करेंगे? अपर वॉल्व या लोअर वॉल्व? ड्रेन वॉल डाउनवर्ड। ड्रेन वॉल लोअर वाले कराएंगे। लोअर वाला पहले करवाना है? सर ड्रेनेज के लिए तो लोअर वाल ही करेंगे।
क्या हो गया भाई? और सर एयर के लिए ऊपर वाला भी करेंगे, एयर नहीं होगी मैं ये पूछ रहा तो हूँ पहले फ्लो कौन सा नीचे बढ़ वाल्व पाएगा। ओपन करोगे? सर हवा निकालनी है ना, हाँ, तो एयर सर पानी वाला पहले निकालना है। ऊपर। सबसे तो पहले प्रेशर आप रिलीज अपर करना है वाल्व और को पहले ओपन करोगे अपर। जी सर। ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। रिलीज हो। जब वो प्रेशर रिलीज होगा, सिस्टम थोड़ी हद तक डीप्रेशराइज हो जाएगा, उसके बाद आपने ड्रेनेज वाल्व ओपन करना है जो नीचे होता है नीचे। वाल्व। ओके। और ओके, नाउ कम टू से 3.1 बुक, नॉट द वर्क बुक, जो कोर्स नोट्स हैं आपके, उसमें चैप्टर नंबर 4 को ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 4 ओपन करके पेज नंबर 2। ओके, सो पेज नंबर 2 पे ये आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिल रहा होगा। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया किसके लिए है? कल हमने एक टेस्ट पढ़ा था, दैट वाज ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट। तो ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट में कहता है कि अगर आपका टेस्ट बी पीस जो है वो ब्रेक करता है इन दी वेल्ड मेटल। क्रैकिंग कहाँ से हुई है? जब तनाव में आया तो वो टूटा कहाँ से? वेल्ड मेटल से। तो फिर कहता है इट इज एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड द कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड। और ये जो स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये कितनी होती है? जितनी स्ट्रेंथ आपके बेस मटेरियल ग्रेड की है। यानी जितनी आपके बेस मेटल की स्ट्रेंथ है, अगर उतनी ही स्ट्रेंथ दे के वो टूटा है तो फिर एक्सेप्टेबल है। अगर उससे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी नीचे जा रही है स्ट्रेंथ तो वो अनएक्सेप्टेबल है, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट पीस ब्रेक करता है आउटसाइड द वेल्ड और फ्यूजन जोन, यानी कि ये क्रैक कहाँ पे आता है? हीट अफेक्टेड जोन में कहीं जाके आ रहा है। तो वहां पे क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड ब्रेक एट अ स्ट्रेस अबव 95% ऑफ द मिनिमम बेस मेटल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बेस मेटल की स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 95 इज एक्सेप्टेबल? नो। वाई? He's saying above 95%. So it could be 96, 97, 98, it could be n. Okay? But not 95. अगर 95 भी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। Now come to page number 10. ओके, पेज नंबर 10 पे आपको ऊपर ये हार्डनेस की एक फिगर नजर आ रही होगी, हार्डनेस टेस्ट की। और इसके साथ ही साथ ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिनका मैंने आपको बोला था कि आपने इन वैल्यूज को बुक से रीड करना है। Like 22 HRCA, 22 H stand for hardness is 22, R stand for Rockwell method, and C stand for cone indenter, right? Now last test is CTOD test, crack tip opening displacement test। एक टेस्ट हमने पढ़ा था इम्पैक्ट टफनेस के लिए। इम्पैक्ट टफनेस के लिए था 4P Vnolls। CTOD is for fracture toughness. Okay, CTOD is for, अगर फ्रैक्चर आपसे क्वेश्चन टफनेस। कर ले CTOD is used for, तो आपको पता होना चाहिए CTOD is for fracture toughness, 4P Vnolls is for impact toughness. Okay, so objective है to calculate size of a crack. It would calculate size of a crack that would initiate a brittle fracture under certain stress condition at a particular temperature, and stress that would cause a certain size crack to give a brittle fracture at a
particular temperature. तो इस तरह का डाटा जो है ना वो एसेंशियल होता है फॉर मेकिंग एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए व्हेन अ क्रैक इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट दैट इज इन सर्विस। तो इन सर्विस इंजीनियरिंग क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें जो वैल्यूज आती हैं वहां से कि मटेरियल की फटीग लाइफ कितनी होगी, आया ये अच्छा परफॉर्म करेगा या ज़्यादा देर परफॉर्म करेगा या जल्दी क्रैक हो जाएगा। ओके, सो इसका स्पेसिमेन जो बनाया जाता है इसमें पहले बनाएंगे वी नॉच। एक वी नॉच बनाने के बाद शैलो सॉ कट इज मेड एट द बॉटम ऑफ द नॉच। एक फर्दर सॉ कट लगा के सॉ नॉच बनाई जाती है। ओके, और ये हम दे रहे हैं इनिशिएशन पॉइंट। दिस इज लाइक a crack is already there, it just need to propagate। क्रैक ऑलरेडी मौजूद है, अब सिर्फ वो क्या करेगा, प्रोपगेट होगा जब उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी। ओके, सो मेथड इसका भी वही है सेम। इसको भी पहले टेस्टिंग टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ लिक्विड होगा, उसके अंदर आपने रख देना है। इमर्स करवाने के बाद जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा देन आपने क्या करना है, इस तरह से 3 पॉइंट बेंडिंग करवाएंगे इसकी और क्लिप गेज इंस्टॉल कर देंगे अंदर। क्लिप गेज का काम क्या होगा, जैसे जैसे ये बेंडिंग होगी ना, इसकी मेंबर बेंड करेगा तो ये क्रैक ओपनिंग शो करेगा। क्रैक ओपनिंग होगी और वैल्यू इस पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आपको क्लिप गेज पे वैल्यू मिलती है दैट इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर, दैट इज लेस देन, दैट मीन्स इट इज हैविंग वेरी ब्रिटल बिहेवियर। अगर ये ग्रेटर देन 1 mm शो कर देता है आपको तो वेरी टफ बिहेवियर। ओके, ऑब्वियस है ना कि बेंड वही होगा जिसके अंदर डक्टिलिटी होगी, दैट इज हैविंग टफनेस। ओके, ब्रिटल मटेरियल जो है वो बेंड नहीं होगा, वो क्रैक कर जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए लेस देन 0.1 mm आती है तो ब्रिटल है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वेरी टफ बिहेवियर। बेंड टेस्टिंग के बारे में ये एक और चीज़ जान लें कि बेंड टेस्टिंग हम वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए भी करवाते हैं और वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए भी करवाते हैं। ओके, फिर उसके लिए तो ट्रांसफर टेंसाइल टेस्ट नहीं था? सॉरी, WPS की क्वालिफिकेशन के लिए जी ट्रांसफर टेंसाइल टेस्ट नहीं करवाते? उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी, तो हम दोनों टेस्ट करवाते हैं। अजीम, जी। मैं ये क्वालिटेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूँ। बेंड टेस्टिंग जो है वो क्वालिटेटिव टेस्टिंग में, ट्रांसफर टेंसाइल तो हाँ, हम करवाते ही हैं, ठीक है सर। लेकिन जो क्वालिटेटिव जी। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ना वो सभी टेस्टिंग को नहीं करवाया जाता, सिर्फ बेंड टेस्टिंग चलती है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन पे। फ्रैक्चर टेस्टिंग नहीं करवाते। फ्रैक्चर टेस्टिंग जो है वो नॉर्मली हम कहाँ पे करवाते हैं, वेल्डर्स को क्वालिफाई करने के लिए। जो आपका फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर है या निक ब्रेक बट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्ट है, इनको हम वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए तो यूज़ करते हैं बट प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, सही है। ओके, सो फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर्स, it is a method that can be used for welder qualification according to European standard, but is not used for welding procedure qualification. Okay, and
Remember, fillet weld fracture test is an alternative to macroscopic examination. For butt weld, अगेन कहता है सेम एज फॉर फिलेट फ्रैक्चर, यानी इसको भी हम वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। एंड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड इट इज एन अल्टरनेटिव टू रेडियोग्राफी, राइट? So that's all about destructive testing. If you guys have any question, you can ask me. ये जो आपने बेंड टेस्ट में एंगल की बात की है जी, जी, इसका नहीं समझा जो आपने कहा 120 180 सर। इस अच्छा देखिए, बेंडिंग जब हमने करवानी होती है ओके, क्वेश्चन उसामा आप कर रहे हो या आतिफ? सर मैं कर रहा हूँ। आतिफ कर रहे आतिफ, ओके। आतिफ, जब बेंड टेस्टिंग करवाते हैं ना तो उसके स्पेसिफिक एंगल होते हैं, ठीक है? जी आप उसको 90 डिग्री पे बेंड करवा दो, आप उसको 120 डिग्री पे बेंड करवा दो, या आप उसको पूरा 180 पे बेंड करवा दो, ठीक है? ठीक है। तो उस स्पेसिफिक एंगल तक उसकी बेंडिंग होती है। अब उसमें क्वालिफिकेशन होती है ना कि 90 वाला 120 180 को नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसको वहां तक बेंड किया ही नहीं है। 120 वाला ठीक जो है वो 90 को क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि वो 90 के एंगल से होके फिर 120 पे आया है, ठीक है? ठीक है। तो जैसे ही 180 की बात करेंगे तो 180 को 120 क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां तक बेंड नहीं हुआ, ओके? और 180, सही होगी। 180 दोनों को क्वालिफाई इसलिए करता है क्योंकि वो 90 के एंगल से भी गुजरा है, 120 के एंगल से भी गुजरा है और 180 तक आ गया, तो इसलिए वो उन ठीक दोनों है। को क्वालिफाई करेगा, ओके? सही होगी। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरे पास सर सवाल है। ये अजीम भाई आप कर ले। अच्छा सर, मैं ये पूछ नहीं रहा था आप कि सर मेरा डायरेक्ट हम 180 ही क्यों नहीं कर लेते, फिर 90 और 120 जो क्यों करते हैं सर? रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, थिकनेस क्या है मेंबर की, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा ओके? सर, ठीक है। सर जी बैंड टेस्ट सब। की पहले बात कर लेते हैं। उसमें एक चीज याद आ गई, दो सवालों ने बड़ा तंग किया हमें। एक ये था कि अगर 180 करना है लेकिन हमने 175 कर दिया, तो क्या हम उसको रीबेंड करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? और अगर 180 तक करना है, हमने उसको 185 कर दिया, तो इसको हम रीबेंड करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? इसके ऊपर थोड़ी नजरसानी कर दें। इसके ऊपर थोड़ी नजरसानी, तो 185 पे आप बैंड करवा सकते हो। मैं कह रहा हो गया अगर तो। मैं वैसे एक बात नहीं कर रहा हूँ कि 185 पे बैंड करवा सकते हो। सर, वो कहने का मकसद ये है कि 180 से क्रॉस कर गया तो वो एक्सेप्ट होगा। इनका कहने का मकसद है उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नहीं ना, वो आपकी क्वेश्चन, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट से एक्सीड कर गया, उसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि सर वो 180 तो क्रॉस कर गया ना। वो 180 क्रॉस कर गया, लेकिन आपकी टेस्टिंग की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 180, इसे ऊपर की नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सर तो ये क्वेश्चन में अगर हाँ, इसका जवाब अगर सीधा रिजेक्ट है, तो अगर हमने 175 तक कर दिया है, तो तो इसका वो भी जवाब क्या होगा? रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट या? वो भी वो भी रिजेक्ट है, रिजेक्ट। दोनों रिजेक्ट है ना। दोनों ही आपकी रेंज तक नहीं जा रहे, एक अबव जा रहा है एक बिलो जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्शन ही होगी। सर ये आप बहुत राइट एंगल पे कंफ्यूजिंग हो उसको गया। बेंड करेंगे ना, तो वहां पे उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, ओके? आपने अगर 185 पे कर दिया, 185 पे जाके उसमें सारी क्रैकिंग शो हो गई, अब आपको श्योरिटी है कि वो 185 पे हुई है या 180 पे हुई है? आर यू श्योर ऑफ इट? वो जाहिर नहीं बात है 185 पे ही हुई उस नहीं, ज्यादा। अगर मैं सर एक मैं ये बात पूछ कर रहा रहा हूं कि मैं 180 पे अगर हो गई, आपने बेंड करवा दिया 185 पे, अब आपको श्योरिटी है इस चीज की
क्या वो नहीं 180 पे जाके क्रैक किया या 185 पे क्रैक किया? नहीं सर। नहीं नहीं है ना। तो ऑब्वियसली ये दोनों केस जो हैं रिजेक्शन की तरफ जाते हैं। सर, इसमें वो ये ऑप्शन क्यों दे रहे हैं कि हम 175 को अगर थोड़ा सा और बैंड कर लें तो चांस है? चले 185 वाला तो आप सही कह रहे हैं, रिजेक्ट हो गया सीधा सीधा। 175 में हमारे पास थोड़ा आसरा है कि हम उसको वन जो है वो 180 सेवेंटी तक। फाइव पे आपने बेंड करके उसको इंस्पेक्ट कर लिया ना, अब दोबारा से सेटिंग करोगे। हम्म। ये बात भी है। मशीन में लगाना, उसको जो है दोबारा उस लोड पे सर, इस लाना, चीज वो ने मेरे को मतलब बहुत कंफ्यूज किया है। उसामा, मैंने आपको इसका बोला ना कि आप बस ये माइंड में रखो कि जो आपका एंगल है ना, स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का। एंगल है, अगर उससे कमी होती कम है है। या ज्यादती होती है, अब हम 120 वाले को ज्यादा बेंड करवा लेते हैं, 180 तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारे टेस्टिंग या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है 180 तक की। तो वहां पे मार्जिन होता है, वहां पे तो हम करवा सकते हैं उसको। ओके। हम्म, बट 180 को जब वो क्रॉस कर जाता है ना, तो वहां पे जाके मामला खराब हो जाता है फिर। वहां पे अगर क्रैकिंग आ जाती है, आप श्योर नहीं हो उस चीज के लिए। तो अगर 180 से अबव जाए या बिलो आए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 180 की है, तो आप फिर दोनों केसेस में रिजेक्ट करोगे उसे। तो सर शुक्रिया, इसका जवाब मिल ओके। गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें कि बैंड टेस्ट जो है वो वेल्डर क्वालिफिकेशन और वेल्डिंग प्रोसीजर दोनों के लिए है। जी बिल्कुल, दोनों के लिए। और वेल्डिंग के लिए, और जो है वो जो ट्रांसफर वेल्डर टेंसाइल क्वालिफिकेशन के लिए है, वो सिर्फ हम फ्रैक्चर टेस्टिंग यूज करते हैं। फ्रैक्चर टेस्ट। ओके। जो फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर है या बट वेल्ड फ्रैक्चर है, और एक और चीज हम्म, याद रखिएगा, मैंने आपको अगेन रिपीट किया है, मैक्रो टेस्टिंग, बेंड टेस्टिंग और फ्रैक्चर टेस्टिंग ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, फ्रैक्चर टेस्टिंग में दो टेस्टिंग है, फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर है, बट वेल्ड फ्रैक्चर है। ये दोनों क्वालिटेटिव है। मैक्रो माइक्रो क्वालिटेटिव है। ओके। और बेंड टेस्टिंग भी क्वालिटेटिव है। क्लियर? बाकी सारी टेस्टिंग क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। बस इसमें यह है कि इसमें से कुछ जो है वो वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए है और कुछ जो है वो वेल्डिंग प्रोसीजर के लिए है। जी। क्वालिटेटिव टेस्टिंग में बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्वालिटेटिव में कुछ टेस्टिंग ऐसी हैं जो हम प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ जो है वो वेल्डर वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन। और कुछ टेस्टिंग दोनों के लिए यूज़ होती हैं। क्या करना? ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और प्लीज़ ऐड ऑन कर दें। जी अजीम। ये क्वालिफिकेशन के लिए हम दोनों दोनों टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, या सिर्फ एक ही हम करते हैं प्रैक्टिस में नॉर्मली? ज़्यादा दोनों, मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव में कुछ हम यूज़ करते हैं प्रोसीजर क्वालिफिकेशन पे भी। जैसे आपकी बेंड टेस्टिंग है, इसको यूज़ करते हैं, मैक्रो माइक्रो करवाते हैं उस पे। ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपकी हार्डनेस टेस्ट है, टफनेस टेस्ट है, ठीक है, और आपका टेंसाइल टेस्ट है, ये सारे के टेस्ट कैरी आउट होते हैं। फ्रैक्चर टेस्टिंग नहीं करवाते हैं। तो ओके। मतलब सर, एक डब्ल्यूपीएस को अप्रूव करने के लिए हम क्वांटिटेटिव भी करेंगे और क्वालिटेटिव भी करेंगे? वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कर रहे हैं, लेकिन दोनों जी, करेंगे। वो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सर, ये जी। बैंड की नोट्स में 4 टाइप्स दी हुई हैं, और वो जो स्टूडेंट बुक है उसमें 3 टाइप दी हुई हैं। सॉरी आतिफ, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैंने ये दूसरे अजीम भाई ने? ने सर, किया। अच्छा अजीम, क्वेश्चन अजीम रिपीट है। कीजिएगा। बैंड बैंड सर, बैंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जी। स्टूडेंट नोट्स में उसके 3 टाइप्स दिए हुए हैं, रूट, फेस और हम्म। साइड। और जो दूसरे लॉन्गिट्यूडनल जो नोट्स है हैं उसको उसमें छोड़ दो, वो नहीं लॉन्गिट्यूडनल भी कैरी दिया आउट हुआ है। करवाना। मैंने आपको बताया ना, जो हम तीन को ही फॉलो करेंगे, फोर्थ वन को नहीं कंसिडर करना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके सर। सो कल हमारा टॉपिक होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आप उसके स्लाइड से गो थ्रू हो लीजिएगा।
then we will discuss in detail. Okay? Okay. Take care. Allah Hafiz.